हेलो गाइस। कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब सही होंगे और अपने घर पे पढ़ रहे होंगे। आज हम बात करेंगे 7th क्लास हिस्ट्री की सेकंड चैप्टर की। आज हम पूरा देखेंगे। इसमें दक्षिण भारत का इतिहास दिखाया है कि चोल साम्राज्य, पांडे, पल्लव, गुर्जर प्रतिहार के। आज हम उन पे चर्चा करेंगे। जो हमारा चैनल है क्वालिटी मोनू, इसे जरूर सब्सक्राइब करें। और हम एक परिवार की तरह हैं। आप और हम एक परिवार की तरह हम अपने परिवार को आगे बढ़ाएंगे और अच्छी अच्छी फैकल्टी लेके आऊंगा मैं आपके लिए। अब ये सेकंड चैप्टर नए राजा और उनके राज्य। नए राजा उनके राज्य 12वीं सदी से और 7वीं सदी से 12वीं सदी के शासन के प्रमुख राजवंशों का उदय हुआ, जिसमें से जैसे मैंने आपको बताया था पल्लव राजवंश, चालुक्य राजवंश, पांडे, गुर्जर प्रतिहार, चोल राजवंश, इनका उदय हो गया था। और नए राजवंशों का उदय 7वीं सदी के आते आते योद्धा सरदार अस्तित्व में आ गए थे। और राजा उन्हें लोग प्राय सामंत कहते थे। सामंत, अब सामंतवाद आ गया। ऐसे सामंतवाद, फ्यूडलिज्म। सामंतवाद जो है, सामंतवाद वो होता है तब लोगों को भूमि अनुदान में दी जाने लगी थी। तब भूमि उन्हें अनुदान में दी जाने लगी, वो भूमि के मालिक हो गए। और भूमि के मालिक हो गए तो जो अपनी भूमि जिनको दी जाती थी वो अपनी भूमि पे स्वतंत्र रहते थे। उस पे वो काम करवाते थे, लोगों से कर वसूलते थे। और बहुत से आगे हम बात करेंगे इसके बारे में। तो सामंत हो गए। और और उम्मीद से राजाओं के उपहार के लिए दरबार की हाजिरी दे देते ये सामंत। और सैन्य सहायता करते थे राजा की। जो सामंत लोग होते थे वे अपने अपने आप में महासामंत बन गए। मतलब अब उनके हाथ में ये सत्ता आती गई। सत्ता आती गई, जैसे प्रधानमंत्री के हाथ में पूरी सत्ता आ गई। अब ये प्रधानमंत्री बनते गए धीरे धीरे। पहले एमएलए थे, फिर एमपी बने, फिर ऐसे ऐसे पहले सामंत थे, फिर महासामंत बने, फिर महामंडलेश्वरम बने कि पूरे मंडल का स्वामी। इसे ये अपने आप को घोषित कर दिया था कि पूरे मंडल के स्वामी हमें सामंत लोगों ने। और ढक्कन में राष्ट्रकूटों का उदय हो गया था। और कर्नाटक में चालुक्य द्वारा जो अधीनिस्थ थे, चालुक्य के अधीनिस्थ थे कौन? राष्ट्रकूटों। और 8वीं सदी के मध्य में राष्ट्रकूटों के दंतिगुर्ग ने अपना चालुक्य की अधीनस्थता से इंकार कर दिया गया कि हम इनके अधीन नहीं है। और हिरण्य गर्भ, सोने का गर्भ नामक अनुष्ठान किया। अनुष्ठान का मतलब एक यज्ञ होता है, जैसे राजसूय यज्ञ। तो उन्होंने एक अनुष्ठान किया। और मयूर मनन, मयूर शर्मण और गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे। अब क्या कर रहे हैं? वो ब्राह्मण थे। अब ये परंपरा, वे शास्त्र को छोड़ के शस्त्र उठा लिए इन्होंने। और कर्नाटक और राजस्थान के कुछ भागों में सफलतापूर्वक अपना राजवंश स्थापित करने लगे। अब राज्यों में प्रशासन, क्योंकि इन राजाओं में कईयों ने महाराजा अधिराज की उपाधि थी, महाराजाओं के भी राजा। अब ये उपाधि भारी भरकम त्रिभुवन, अब ये भारी भरकम उपाधियां धारण करने लगे। और सामंतों के साथ साथ ये व्यापारिया ब्राह्मणों के संगठनों की एक अपनी सत्ता में साझेदारी बन गए। ये जो सामंत लोग हैं और महाराजा है और किसान है, व्यापारी है, ये सब मिलके अपनी सत्ता की साझेदारी बन गए। और इन सभी उत्पादों को, जैसे किसान हो गए, पशुपालक हो गए, कारीगर हो गए, संसाधनों को इकट्ठे किए जाते थे इनके। और कभी कभी तो कुछ हिस्सों में लगान के वसूला जाता था, लगान वसूले जाती थी। और भूमि स्वामी होने का दावा करते थे। और ये व्यापारियों पर भी कर लगा देते थे। व्यापारियों के आगे जो उनसे कर आएंगे अनेक प्रकार के, मैं भी आपको बताऊंगा। और ये संसाधन राजा की व्यवस्था के वित्तीय आधार बनते थे। कि जो ये संसाधन है राजा कर वसूलता था वहां से, या और भी ये वित्तीय देर वो बनते थे, आधार बनते थे। कि खर्चा कहाँ से चलेगा? टैक्स से तो चलेगा। जैसे आज भी अगर भारत में अगर हम टैक्स ना दे, आप एक माचिस भी खरीदते हो तो उस पर टैक्स आप दे देते हो पहले से। अब इसी वजह से अगर टैक्स नहीं होगा तो सरकार नहीं चलेगी। इस वजह से महाराजा नहीं, उनका राजपाट नहीं चलेगा। तो टैक्स वो वसूलते थे। और मंदिरों दुर्गों का निर्माण करवाते थे। और भू राजस्व के प्रति पदाधिकारियों की नियुक्ति वो प्रभावशाली होते थे। और परिवार, मतलब इन्होंने नेपोटिज्म को बढ़ावा दे दिया था, क्योंकि वंशानुगत हो गए थे। और जो राजा के निकट होते थे या चेले चमचे, उन्हीं को वो राजा बड़े बड़े ओहदे पे रखता था। क्योंकि नहीं, इतने बड़े ओहदे पे ये जाएगा, मतलब जो नेपोटिज्म फैला दिया था। क्योंकि नहीं, जो उसका रिश्तेदार है या उसका निकट संबंधी है वो ही आगे ऊंची ऊंची पदों पे जाएगा।
अब 400 कर, 400 कर का ये क्या है, 400 कर है क्या? तमिलनाडु में शासन करने वाले चोल वंश, चोल वंश जैसे तमिलनाडु, अभी मैं मैप में दिखाऊंगा आपको कि तमिलनाडु में जो चोल वंश अभिलेखों से किस्म के 400 से ज्यादा सूचक शब्द मिलते हैं और सबसे अधिक उल्लेखित यह है वेट्टी। वेट्टी कर वो होता है जो नगद की बजाय जबरन, कि हम नगद तुमसे कर नहीं लेंगे, तो अगर कोई बंदा कर दे भी रहा है किसी को कि नहीं लो हम पैसे दे रहे हैं, तो उनसे कहेंगे तू हमें पैसे मत दे जबरन, उससे कहेंगे जबरन क्योंकि जबरदस्ती कि हमारे खेतों में काम कर, हमारे घर बना, हमारे ये बना, भूमि राजस्व ये होता था, ये जबरन श्रम करवाते थे, मजदूरी करवाते थे उनसे। अब प्रस्थितियां, प्रशस्तियां और भूमि अनुदान। अब ये प्रशस्तियां हमें बताती हैं कि किस तरह के लोग, मतलब राजा अपने आप को किस तरह दर्शाते थे। वे सूरों, क्योंकि सूरवीर, कि वीरों के वीर, सूरवीर, ऐसी विजय योद्धा के रूप में वो देखते थे, तभी तो उपाधियां धारण करते थे। और ब्राह्मणों द्वारा रची गई लोग प्राय ब्राह्मणों को अनुदान करने लगे। अब राजा भी उनको ब्राह्मणों को भूमि अनुदान करने लगे, और जिसको भी भूमि दी जाती थी वो ताम पत्र उसको दे दिया जाता था, मतलब लिखित रिकॉर्ड के तौर पे कि इसे भूमि अनुदान, इसे भूमि दे दी गई है। और 12वीं सदी में बृहत संस्कृति काव्य की रचना हुई, जिसमें कश्मीरी एक राजा का उल्लेख मिलता है, इतिहास दर्ज करते हैं उसे। इसे कल्हड़ नामक रचनाकार द्वारा रचा गया, और कल्हड़ ने अपने वृत्तांत में लिखा, किससे लिखा वृत्तांत में? शिलालेखों से, दस्तावेजों, अनेक समस्त, मतलब अगर कोई लिख रहा है, या वो अलबरूनी भी आएगा, अलबरूनी भी लिखा तो संस्कृति उसने सीखी, संस्कृति ब्राह्मणों से संस्कृत सीखी तभी उसने लिखा। अब भूमि के साथ साथ क्या क्या दिया जाता था? भूमि के साथ जो अनुदान के लिए तमिल भाग में एक अंश मिलता है, तमिल भाग में ये मिट्टी के बने मोड़े और कांटेदार झाड़ियां लगाकर भूमि की सीमाओं को चिन्हित कर दिया जाता था, क्योंकि कांटेदार, जैसे आज भी किसी बॉर्डर पे आप जाएंगे, जैसे भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पे कांटे लगा के रेखा सीमा कर दी गई है ना। और खेतों में भी आप जाएंगे तो वो लगा देते हैं कांटे से, क्योंकि ये मेरा खेत है, तेरा खेत है, इस वजह से कांटे लगा देते हैं मोटी सी, क्योंकि हाँ अब ये उसकी जमीन है, इस ब्राह्मण की जमीन है, ये इस ब्राह्मण की जमीन है। और वृक्षदार, उस भूमि पे वो क्या करते थे ब्राह्मण, कि वृक्षदार, फलदार वृक्ष लगा दिए, पानी, भूमि, बगीचे, मतलब अपनी भूमि का विकास करते थे, चारागाह बना दिए, कभी चबूतरे बना दिए, नहर निकाल दी वहां से, ये सब करते थे। और जिसे वे मिलती थी वह उससे कर भी वसूलते थे। जैसे मैंने आपको बताया, जैसे किसी ब्राह्मण को भूमि दे दी गई, सामंतवाद में बहुत कचाड़ा हो गया था इस चीज को लेके, अब किसी को भूमि दे दी गई, अब कोई भूमि उस पर पहले से काम करता था, लेकिन अब राजा ने उसे भूमि दे दी गई, अब वो ब्राह्मण कहेगा कि कर लेगा उससे, क्योंकि तू मेरे खेत में काम कर रहा है, तू मेरे खेत में वो लगाएगा, तो मुझे कर दे, लगान दे या कर दे, कर वसूलते थे। और पान के पत्ते पे लगने वाला कर, देखो पान के पत्ते पे लगने वाला कर, बुने हुए कपड़े, अगर आप बुने हुए कपड़े पहनते हो ना, उसके ऊपर भी कर लगेगा, ऐसे ऐसे करते। और साथ ही साथ वाहनों पे लगने वाला कर, अगर आप अपना सामान लाद के किसी वाहन में दूसरे गांव ले आ रहे हो या दूसरे राज्य में ले आ रहे हो, तो आपको कर देना पड़ेगा। और धन के लिए युद्ध, धन के लिए ये युद्ध था, ये शासक राजवंश एक दूसरे को अपने राज्यों में मिलाना चाहते थे। पाल सोचते थे कि मैं पल्लवों को मिला लूं, चोल सोचते थे कि मैं पल्लव पांडे दोनों को मिला लूं, तो इनके बीच में, कि गुर्जर प्रतिहार को सोचते थे मैं राष्ट्रकूट को मिला लूं, तो गुर्जर प्रतिहार राष्ट्रकूट पाल वंशों के द्वारा सदियों से चले आ रहे कन्नौज के युद्ध को लेके इनके बीच में आपस में लड़ाई करते थे। तो इसी लंबी लड़ाई को 3 पक्ष में थे, और इसलिए इतिहासकार इन्हें त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में जानते हैं। ये क्वेश्चन आपकी बुक में भी दे रखा, आ भी सकता है पेपर में, आप याद रखना कि त्रिपक्षीय संघर्ष किसे कहते हैं, कि गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल राजवंशों के सदियों से जो कन्नौज के ऊपर युद्ध चला आ रहा था, जो गंगा घाटी के पास नगर है कन्नौज नगर, उसके ऊपर जो युद्ध चला जा रहा था, उसे त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में जाना जाता है। और शासकों ने बड़े मंदिरों का निर्माण कराना। अब बड़े मंदिर का निर्माण वो क्यों कराने लगे, आपने सोचा क्यों? क्योंकि वो चिन्हित कर देते थे कि ये इस राजवंश का है। भव्य मंदिर एकदम, आप साउथ के मंदिरों को देखोगे, आप नेट पे देखना, यूट्यूब पे देखना, गूगल पे भी देखना, इतने भव्य मंदिर है, क्योंकि हमारा ताजमहल जो आगरा में है वो तो कुछ नहीं है, इतने बड़े बड़े भव्य मंदिर।
और वे अपने मंदिरों का निर्माण इस वजह से कराते थे कि एक दूसरे राज्य आक्रमण ना करे, वो देख ले इसकी इतनी शक्ति है, और मंदिरों को अपना निशाना बनाते थे। लेकिन जैसे उसे राजा ने ये मंदिर बनवा दिया, तो दूसरा जो राजा आएगा अगर वो मंदिर के अगेंस्ट है, जैसे मोहम्मद गजनवी, महमूद गजनवी, मंदिरों ने 17 बार भारत पर आक्रमण करा था, देखिए। और शासकों ने बड़े, और अफगानिस्तान के गजनी, जो अफगानिस्तान में गजनी था, सुल्तान महमूद, उसका शासनकाल था 997 से 1030 तक शासन किया उसने। और अपने नियंत्रण पर विस्तार मध्य एशिया के भागों, पहले ईरान आया, फिर मध्य एशिया के हिस्सों में, उत्तर पश्चिमी हिस्सों में आया। और महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण करा था, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ 17 बार। 17 बार उसका निशाना क्या थे? संपन्न मंदिर, इतने भव्य, इतने संपन्न मंदिर। सोमनाथ जो गुजरात में मंदिर है, इसको उन्होंने, महमूद गजनवी ने 17 बार आक्रमण करा, और इतनी धन दौलत लूट के ले गया था कि अपनी एक वैभवशाली राजधानी का निर्माण कर दिया था। मतलब आप देख रहे हो कि गुर्जर प्रतिहार आपस में लड़ रहे, तभी तो बाहर का कोई आके आक्रमण कर दे रहा है। अगर ये पहले से नहीं लड़ते, एक रहते, तो महमूद गजनवी क्या भारत आया था? उसे क्योंकि एक होके हरा देते उसे। लेकिन नहीं, क्योंकि अगर किसी दूसरे, अगर गुर्जर प्रतिहार के साथ उसे युद्ध हो रहा है, कोई आ रहा है, तो पाल खड़े होके देख रहे हैं, पाल के साथ कोई युद्ध हो रहा है तो गुर्जर प्रतिहार खड़े होके देख रहे हैं, चोल के साथ युद्ध हो रहा है। लेकिन चोल ही एक ऐसे राजवंश थे जिन्होंने भारत के अलावा भी वो सिंगापुर तक चले गए, मलेशिया तक चले गए, उन्होंने तक आगे तक और क्या। और महमूद, जो सुल्तान महमूद अपने द्वारा जो लाए गए लोगों को कई बातें जानना चाहता था, तो इस वजह से उनने अल बरूनी नामक एक विद्वान को उपमहाद्वीप में लेखा जोखा सीखने, क्योंकि उपमहाद्वीप में तुम लेखा जोखा अल बरूनी तुम सौंपोगे, उसको सौंप दिया गया, वो विद्वान था। और अरबी में लिखी गई उसकी पुस्तक कृति किताब अल हिंद, आज भी ये महत्वपूर्ण स्रोत है उसकी किताब अल हिंद, क्योंकि उनके बारे में पता लगता है कि मोहम्मद गजनवी कैसे आक्रमण करा, वो क्या क्या था, उसके व्यक्तित्व कैसे था इसके। और अल बरूनी ने इसे तैयार करने के लिए संस्कृत विद्वानों को अपना परामर्श किया, कि अपने वार्ता की, क्योंकि मैं वृत्तांत, क्योंकि उसे संस्कृत नहीं आती थी, उन्होंने ब्राह्मणों से सीखी थी। अब युद्ध करने वाले दूसरे राजाओं जैसे चाहमान, चाहमान कौन है? चौहान, चौहान जैसे पृथ्वीराज चौहान, वे दिल्ली, वे कहाँ शासन करते थे? इनकी लोकेशन कहाँ थी? दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र पे शासन करते थे। और उन्होंने उत्तर पूर्व पश्चिम में अपना नियंत्रण विस्तार करना चाहा कि हम उत्तर पश्चिम में अपना नियंत्रण विस्तार करेंगे। और जहां उन्हें गुजरात के चालुक्य और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गढ़वालों से टक्कर लेनी पड़ी। और चाहमानों से सबसे प्रसिद्धि राजा कौन थे? पृथ्वीराज चौहान तृतीय। इनका शासनकाल था 1168 से लेकर 1192 तक। अब 1192 ये सुल्तान मोहम्मद गोरी, अब गोरी आ गया है, महमूद गोरी आ गया है, मोहम्मद गोरी, सॉरी सुल्तान मोहम्मद गोरी जो गुलाम वंश का था। और इसके पहले, इसके बाद अब गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक आएगा। लेकिन मैं मोहम्मद गोरी के साथ युद्ध हुआ पृथ्वीराज चौहान का 1191 में, तो पृथ्वीराज चौहान को महमूद गोरी को हरा दिया गया। लेकिन तब दूसरी बार तब महमूद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान पे आक्रमण करा 1192 में, तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय हार गए। किस वजह से हार गए? क्योंकि वो चार टुकड़ी, एक तरफ इधर खड़ी थी चार टुकड़ियां पृथ्वीराज चौहान की, और दूसरी तरफ मोहम्मद गोरी की पृथ्वी वो टुकड़ियां करी थी, सैन्य टुकड़ियां। लेकिन पृथ्वीराज चौहान को नहीं पता था, लेकिन मोहम्मद गोरी ने पांचवी टुकड़ी बीच में बैठा रखी है। लेकिन जैसे ही आक्रमण किया पृथ्वीराज चौहान ने, तो चारों टुकड़ी तो भिड़ गई, लेकिन जो पांचवी टुकड़ी खड़ी कर रखी थी वो पीछे से आकर आक्रमण कर दिया, और हरा दिया गया पृथ्वीराज चौहान को। अब देख लिए गुर्जर प्रतिहार और चोल और चौहान राजवंश कैसे कैसे। मैं जूम तो नहीं कर सकता, लेकिन देखो चाहमान चौहान इधर है, इंद्रप्रस्थ के आसपास, गुर्जर प्रतिहार मध्य प्रदेश के इधर, और राष्ट्रकूट देखो कर्नाटक, ये मध्य प्रदेश, वो महाराष्ट्र का भाग घेर रखा है। पांडे ने बिल्कुल तमिलनाडु के नीचे का, और चोल वंशों ने ये तमिलनाडु का पूरे का घेर रखा है, ये थे। और पालों ने ये पश्चिम बंगाल जो बांग्लादेश है आज का, ये घेर रखा है। लेकिन चोल राजवंश जो था, जो चोल राजवंश था, ये सबसे प्रमुख था। ये तो नदियों के किनारे देखो, गोदावरी है, कावेरी है, तुंगभद्रा नदी है, ये तुंगभद्रा अब तो लुप्त सी हो रही है, लेकिन तुंगभद्रा नदी है। और ये चोल राजवंश है जिन्होंने भारत भी आक्रमण करा, जिन्होंने भारत
विस्तार करा। राजेंद्र ने विस्तार करा। बाहर अभी हम देखेंगे कि उरमेरू से तंजावुर तक, उरेयूर से तंजावुर तक चोल वंश सत्ता में कावेरी डेल्टा के मुट्टियार नामक प्रसिद्ध छोटे से मुख्य परिवार में थे, रहते थे। अब ये क्या करेंगे, ये कांचीपुरम में पल्लव राजाओं के अधीनस्थ थे, पल्लव के राजा के अधीनस्थ थे चोल वंश। अब अपने को स्वतंत्र कर लेंगे और चोल वंश बहुत बड़ा वंश बन जाएगा। और चोल वंशीय प्राचीन मुख्य परिवार के विजयालय में 9वीं सदी के मध्य मुट्टियार को हराकर वे डेल्टा पे कब्जा करते और तंजावुर शहर पर देवी का भव्य मंदिर स्थापित करते। अब चोल राजवंश के जो थे प्रथम राजा थे राजराज प्रथम, जो सबसे शक्तिशाली चोल वंश के माने जाते हैं। चोल वंश के इनका शासनकाल था 985 ईस्वी और राजा बना और इसी ने ज्यादातर क्षेत्रों का विस्तार किया और अपने को नियंत्रण में ले लिया गया। आप देख रहे थे ना इस मैप में, जैसे मैंने आपको पहले दिखा चुका था, लेकिन अभी मैं आपको दोबारा दिखा रहा हूं। आप देख रहे हो ये इतना क्षेत्र का विस्तार कर लिया है, तो ये सब चीज जीत ली गई है इसमें। और इसने राज्य का पूर्ण शासन का पूर्ण गठन किया और राज के पुत्र राजेंद्र प्रथम, अच्छा राजेंद्र प्रथम ने उसकी नीतियों को जारी रखा और गंगा और श्रीलंका, मैंने कहा था ना श्रीलंका भी पहुंच गई, और दक्षिणी पूर्व एशिया के पर हमला किया और अभियानों को जल सेना का भी बनाई। इन्होंने जल सेना भी बना ली थी। अब भव्य मंदिर और काव्य मूर्तिकला राजराज और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनाए गए तंजावुर में गंगोई कोट चोलपुरम के बड़े मंदिर स्थापत्य और मूर्तिकला की दृष्टि से एक चमत्कार है। इतने चमत्कार, इतने भव्य मंदिर है कि स्थापत्य की दृष्टि से वो चमत्कार है। और चोल अक्सर अपने आसपास की जो बस्तियां जो बनी थी वे केंद्र थे और शिल्प उत्पादक का केंद्र बने। जो चोल थे, चोल के यहाँ किसका केंद्र था, शिल्प उत्पादक का। और ये मंदिरों के अन्य द्वारा दी भूमि में संपन्न भी हो गए थे। और मंदिरों के आसपास जो रहते थे लोग, वो काम किस तरह के करते थे, पुरोहित हो गए, मालाकार हो गए, जैसे मैं आपको स्लाइड में दिखा रहा हूं। आपको ये जो मैं स्लाइड ये पीपीटी बनाता हूँ इसके आप नोट्स भी बना के चलिए, तो 110% आपके नंबर कहीं नहीं गए, 90% तो आएंगे। 95% तो मैं कवर कर ही देता हूँ सब चैप्टर का, लेकिन आपको बुक भी जरूर पढ़ लेनी चाहिए। एक बार आप वीडियो देख लीजिए, एक बार आप बुक पढ़ लीजिए और नोट्स बना लीजिए, आपके 90% जरूर आएंगे, 110%। और जैसे में, और ये मंदिरों के जो आसपास ये काम करते थे ना, और ये नहीं है जो मंदिर या पूजा आराधना के लिए बनने गए थे, ये उस राज्य की आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति और सांस्कृतिक जीवन को भी दर्शाते थे, केंद्र होते थे कि उसकी सांस्कृतिक स्थिति कैसी है। और मंदिर से जुड़े शिल्पों में सबसे विशिष्ट कांस्य मूर्ति आपकी बुक में दे रखी है, जो चोल कांस्य प्रतिमा है। और कांस्य प्रतिमा जो चोल प्रतिमाओं में संसार में सबसे उत्कृष्ट प्रतिमाओं में से गिनी जाती है, क्योंकि कांस्य की कितनी बारीकी से इस पे काम करा गया है, आप अपनी बुक में देख लेना। कृषि और सिंचाई, कावेरी नदी के उपजाऊ जो जमा हो गई थी कावेरी नदी के, और पानी शाखाओं में पानी और कृषि का और चावल की खेती आर्द्र की मुहैया करवाएगी। आप जरूर देखोगे नीचे जो साउथ में है या पश्चिम बंगाल में, चावल की पहाड़ों में चावल की खेती, अच्छी किस्म के बासमती किस्म के चावल उगते हैं पहाड़ों में। और तमिलनाडु के दूसरे हिस्से में कृषि पहले से ही विकसित हो चुकी थी, जो दूसरा हिस्सा था तमिलनाडु का, और इस इलाके में बड़े पैमाने पर खेती शुरू हो गई। और कुछ इलाकों का जो जंगल थे उन्हें पेड़ों को काट के खेत बना दिए गए। और इलाकों में समतल वे डेल्टा क्षेत्रों में बाढ़ से रोकने के लिए तटबंध का भी उन्होंने बनाए गए और पानी और खेतों तक नहरों का भी निर्माण किया। और कई क्षेत्रों में एक साल में भी 2 फसलें उगाई गई, किसी क्षेत्रों में एक साल में 2 फसलें उगाई जाती थी। जैसे अपने गेहूं को देख लीजिए, क्योंकि आप नवंबर में कर देते हैं और मार्च अप्रैल में गेहूं कट जाते हैं, फिर हम और भी दूसरी फसल लगा सकते हैं। और कई तरह की फसलों की सिंचाई क्रमित रूप में की जाती थी। और सिंचाई के लिए कई पद्धतियां भी अपनाई गई, और कुछ इलाकों में कुएं खोदे गए, कुछ नहर बना दिए गए, और समरण सिंचाई के लिए काम योजना भी बनाई गई, कि जैसे श्रम और संसाधनों का व्यवस्थित करना। और इन कामों की देखरेख के लिए ये तय कर दिया गया कि पानी का बंटवारा ऐसे होगा कि आधा पानी का ये जलाशय का पानी खेतों में जाएगा, आधे हम पीने के लिए करेंगे ये यूज, ये सब चीज। और विशाल सरोवर का निर्माण
हो गया था। अब साम्राज्य का प्रशासन, अब साम्राज्य का प्रशासन कैसे है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आगे भी बहुत मिलेगा, तब आगे क्लास बढ़ते रहेंगे आप। किसानों की बस्तियां जो उर कहलाती थी और सिंचित खेती के लिए बहुत समृद्ध हो गई, और इसी तरह के गांवों के नाडू कहा जाने लगा। इसी तरह के गांवों के समूह को नाडू जाने लगा। और ग्राम परिषद, जो ग्राम परिषद है, नाडू न्याय के लिए या वसूलने के लिए, वसूली करने के लिए कई प्रशासनिक कार्य करते थे। नाडू आप आज के समय में ये समझो, जो आज के समय में इनकम टैक्स ऑफिसर होते हैं, वो छापा मारते हैं, है ना, टैक्स लेते हैं। तो इनकम टैक्स, इनकम डिपार्टमेंट का काम कौन करते थे? नाडू लोग। और विल्य जाति के धनी किसानों के केंद्रीय चोल सरकारें भी देख रेख में नाडू का कामकाज में करने लगे और अच्छा खासा नियंत्रण हासिल करने लगे। और ब्राह्मणों को समय समय पर भूमि अनुदान दी जाने लगी। इतनी भूमि अनुदान बृहदेह कहा जाता था, और इन्हें इतनी भूमि अनुदान देने लगी कि कावेरी नदी और भारत के दक्षिण भारत में ब्राह्मणों का ही एक अपना बस्तियां बसाने लगी। और तमिलनाडु के चिंगिलपुट जिले में उत्तर मेरूर प्राप्त अभिलेख से ये मिलता है कि वो किस तरह का विस्तार से वर्णन मिलता है कि सिंचाई के कामकाज कैसे थे, बाग बगीचे कैसे थे, वे मंदिर इत्यादि की देखरेख सभा के लिए कैसी समितियां बिठाई जाती थी। वो समितियां इस तरह बिठाई जाती है, आप ये देखो, जो भी जिसको भी चुनना है, जिसको भी अधिकारी को चुनना है, या बगानों के लिए या किसी भी अधिकारी को चुनना है, तो एक मिट्टी के बर्तन में वो क्या कर देते थे, चिट्ठियां डाल देते उनके नाम की, ताम पत्थर पे लिख के छोटे छोटे, वे मिट्टी के बर्तन में। तो एक लड़के से कहते थे, छोटे लड़के से, कि जाओ बेटा, इससे एक चिट्ठी, एक ताम पत्थर निकाल लाओ। और जो ताम पत्थर ले आके सेनापति या राजा के हाथ में देता था, और राजा उसे पढ़ता था कि हाँ ये इस विभाग का अधिकारी बनेगा। ये प्रशासन की वहां पर ऐसा था साम्राज्य का प्रशासन। अब अभिलेख और लिखित सामग्री, अभिलेख से लिखित, उत्तर मेरु अभिलेख के अनुसार सभा की सदस्यता कैसी होती है, जो सभा की सदस्यता है वो किस प्रकार होती है, ये इसमें दिखाया गया है। आप देख लीजिए कि सभा की सदस्यता का इच्छुक लोगों की भूमि का स्वामी होना, कि भूमि का स्वामी हो, और जहां वे भू राजस्व वसूला जाता हो, उनके पास अपना घर हो, उनकी उम्र 35 से 70 साल के बीच होनी चाहिए, और उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए। ये सब बातें थी। और प्रकाशक के मामलों में वे अच्छी जानकारी, मतलब एक अच्छी नॉलेज होनी चाहिए उन्हें प्रशासन के, तभी तो प्रशासन चलाएंगे। आज आईएएस जिला अधिकारी क्यों बनता है? क्योंकि उसके अंदर इतनी नॉलेज है। इसी वजह से प्रशासनिक मामलों में उन्हीं को देते हैं जिनको विशेष जानकारी है, और ईमानदार होने चाहिए वे। और पिछले 3 साल से वे समिति के अध्यक्ष रहा हो या किसी भी अन्य समिति का अध्यक्ष नहीं हो बना हो, ये होना चाहिए। और अपने को संबंधित खाते जमा नहीं करने चाहिए, और वह चुनाव नहीं लड़ सकता। ये थे। अब भूमि के प्रकार, मैंने मैं आपको बता दें कि मैं आपको भूमि के प्रकार के बारे में बताऊंगा कि भूमि किस तरह होती थी। चोल अभिलेखों से विभिन्न कोटियों का उल्लेख मिलता है, जिसमें वल्लभगेई में ब्राह्मण गैर ब्राह्मणों को, किसानों को जो भूमि दी जाती थी, ब्राह्मदेह के ब्राह्मणों को उपहार में दी जाने वाली भूमि, साला भोग किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए भूमि दी जाने वाली, और ये इसमें से 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। और देवदान या मंदिरों के उपहार में दी जाने वाली, और पल्ली चंदन दम जैन संस्थानों को दी जाने वाली, दान में दी जाने वाली भूमि, इसमें से 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा कुछ बनेगा नहीं। और आपकी बुक में एक तांग वंश का युग का चीन के बारे में दे रखा है, लेकिन मैंने उसके बारे में आपको बता ही देता हूं कि चीन में जो तांग वंश का, उसके तहत एक साम्राज्य की स्थापना होती है, और जो लगभग 300 वर्ष तक, मतलब 7वीं से 10वीं सदी तक चलता है और सत्ता में रहता है। और इसकी राजधानी सीआन दुनिया के सबसे बड़े नगरों में गिनी जाती है। और तुर्की, ईरानी, भारतीय, जापानी, कोरिया यहाँ आया जाया करते थे। और यहाँ पर जो नौकरशाही के प्रशासित होता था, और जो इनके बदलाव हुए, इस अधिकारियों के चयन के बदलाव किए गए, वो 1911 में कायम हो गई है, वो बदलाव के लिए। और ये आप चैप्टर एक बार पढ़ लेना। और आपको वैसे 90% तो मैंने 95% आपको ये चैप्टर पूरा समझा दिया है। और ये लेक्चर यहीं खत्म हो जाता है। ये हमारा यूट्यूब चैनल है, दोबारा से कहूँगा, हम एक फैमिली है, इस फैमिली को जरूर आगे बनाएं। और
इस लेक्चर की, हर किसी के लेक्चर की आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे जाके ज्वाइन करें क्वालिटी मोनू के नाम से। और हर इसकी पीडीएफ और हर किसी की पीडीएफ जो मैं बनाता हूँ या और फैकल्टी बना रहे हैं उनकी भी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो आप जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।